बहुत छोटा होगा या नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कुछ स्टोर नहीं करके रखना, उसको खाली डिवाइड करते रहना है बच्चों। समझ में आया? सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ टेक्स्ट बुक स्टेट्स, एक टेक्स्ट बुक है वो क्या कहती है, ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन. So what questions would you ask to give the right answer? The critically examine the correctness of this statement. What example of tissue would you take to find out the answer? देखो, दो चीजें पूछी है, एक क्वेश्चन में उसने दो क्वेश्चन डाला है. पहला क्या कह रहा है वो कि एक टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर जो ऑथर होंगे टेक्स्ट बुक के, उन्होंने क्या लिखा कि प्लांट टिश्यूज कैन ओनली परफॉर्म वन स्पेसिफिक फंक्शन. प्लांट के टिश्यूज है वो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. कोई एक टिश्यू का नाम ले लो, परमानेंट टिश्यू होगी कोई, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगी भैया. तो आप इसको कैसे करेक्ट कहोगे या इनकरेक्ट कहोगे और क्या एग्जाम्पल दोगे अपने आंसर को प्रूव करने के लिए? दो चीजें कही, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये लिखना है, और दूसरा ये लिखना है कि आपको क्या लगता है, क्यों रीजन है सही या गलत होने का. तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली करेक्ट. हमने सिंपल टिश्यूज भी पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी पढ़े हैं. मेनी प्लांट टिश्यू परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन. ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ना बच्चों, उसमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. जाइलम में हमने देखा कि जाइलम पैरेन्काइमा भी है, राइट, जाइलम फाइबर्स भी है. तो इन अलग अलग सेल का फंक्शन कुछ तो अलग अलग होगा ना भाई, एकदम ही सेम तो नहीं हो सकता. अब अगर आपके घर में 4 बहनें रहती है, तो अगर कोई आके ऐसा कहे हाँ भाई चारों बहनों का स्वभाव बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है 4 बहनें, ऐसा होता है क्या? आर द 5 फिंगर्स ऑफ आवर हैंड इक्वल सेम? इट डज नॉट हैपन. अगर एक टिश्यू में 5 अलग अलग टाइप के सेल है बच्चों, तो जरूरी है कि एक फंक्शन परफॉर्म करे, ऐसा नहीं होगा. अगर एक ही फंक्शन परफॉर्म करना था तो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया भाई, उसको सिंपल बना देते. एक ही फंक्शन करो, सब सेल्स एक टाइप के, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मल्टीपल फंक्शंस वो करता रहेगा. जाइलम डज नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट वाटर, इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट. एपिडर्मिस प्रोटेक्ट बट ऑल्सो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन थ्रू स्ट्रोमाटा. चलो जाइलम तो समझ गया आपको, सपोर्ट भी देता है, उसमें जाइलम फाइबर्स वगैरह होते हैं जो सपोर्ट देता है प्लांट की बॉडी को. दूसरी चीज आ गई एपिडर्मिस. एपिडर्मिस बोले तो आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे. तो आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटेक्शन तो देता ही है, उसी के साथ साथ जो स्ट्रोमाटा होते हैं बच्चों, हमने देखा था ये लीफ है, लीफ के ऊपर ऐसे किडनी शेप स्ट्रोमाटा होते हैं, जिससे पानी का भी लॉस होता है और गैसियस एक्सचेंज भी होगा. तो एक टाइप के सेल ने, एक टाइप के टिश्यू ने 2 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म कर दिए. दूसरा है तुम्हारा पैरेन्काइमा टिश्यूज. पैरेन्काइमा टिश्यू फूड भी स्टोर करके रखता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट भी करता है, मटेरियल भी स्टोर करता है और सपोर्ट भी देता है. क्योंकि फ्लोएम के अंदर एक तरीके का पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो स्टोरेज करता है फूड का, और फाइबर होता है जो सपोर्ट देता है. तो बच्चों ये सारे कुछ मल्टीपल फंक्शंस वाले टिश्यूज हो गए. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क टू क्रिटिकली एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो भाई जो तुमको मन में लगता है उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया गया है, तो तुम उनको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछोगे, क्योंकि तुम्हारा जो मेन क्वेश्चन है उसको इस तरीके से पूछा गया है. चलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसे हम कहते हैं PYQs. सो बेसिकली कैसा है ना, जब आप पुराने क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको एक पैटर्न नजर आता है कि चलो CBSE इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछती है. एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी गुड, लेकिन यू शुड नो कि CBSE में क्वेश्चन पेपर कैसे सेट किए जाते हैं. भले ही स्कूल 9th स्टैंडर्ड का पेपर सेट करती है, बट द पेपर पैटर्न कम्स फ्रॉम CBSE. ओके, सो नाउ लेट्स सी कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो पहला है डिफाइन टिश्यूज. व्हाट आर टिश्यूज यूजफुल इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? व्हाई इज द टिश्यू
useful for multicellular organism, expected marks is for 2 to 3 marks. तो क्या पूछा है सबसे पहले, डिफाइन टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन. ठीक है, एक टिश्यू है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स है, आपको लिखना है सेम सेल्स तो नहीं होते, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. तो आप टिश्यू को आगे दो टाइप्स में भी बता सकते हो कि सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, भाई अलग अलग टाइप है, लेकिन फंक्शन कैसा होगा इनका, स्पेसिफिक होगा. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज देती है डिवीजन ऑफ लेबर. हम जैसे क्या है, मल्टीसेल्युलर है. एक टिश्यू जैसे स्टमक के टिश्यूज स्टमक का ऑर्गन बनाती है और डाइजेशन कराती है. सिमिलरली हार्ट, लंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर मेड अप ऑफ टिश्यू. तो टिश्यू मेक्स डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. And different type of tissues perform different type of function like protection, support, movement, transport and coordination. Not just in animals, also in plants. अलग अलग टाइप के टिश्यूज है भाई, जैसे फ्लोएम खाना पहुंचाएगी, जाइलम पानी पहुंचाएगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज प्रोटेक्शन करेंगे. तो इस टाइप के अलग अलग टिश्यूज के वजह से क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग फंक्शंस करेंगे. एंड बॉडी विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट. अगर देखो एक सिंगल बंदा घर के सारे काम कर रहा है, झाड़ू भी वो लगा रहा है, खाना भी वही बना रहा है, सारी चीज सफाई भी वही कर रहा है घर की, ठीक है, झाड़ू पानी भी वही डाल रहा है, सारे काम इफेक्टिवली हो पाएंगे, एफिशिएंटली हो पाएंगे क्या उससे, कभी तो थक जाएगा ना. लेकिन अगर हर काम के लिए अलग अलग लोग हैं, हेल्प कर रहे हैं, एंटायर फैमिली इज हेल्पिंग दैट पर्सन विद ऑल द चोर्स, तो अच्छे से होगा, एफिशिएंटली होगा काम. वो बंदा जो एक बंदा एक काम कर रहा है तो वो बहुत एफिशिएंटली उस काम को करेगा. इसीलिए अगर डिवीजन ऑफ लेबर होती है टिश्यूज के वजह से तो बॉडी विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट. चलो नाउ एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू on the basis of their location and their function. 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों. देखो जब आप डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं ना, आपको डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आता है, आंख बंद करके टैब्यूलर फॉर्म में लिख लेना चाहिए. अगर तुम्हें लगता है कि हम पैराग्राफ वाइज भी लिखेंगे तो सेम इफेक्ट होगा, आई पर्सनली सजेस्ट कि जब भी डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आए बच्चों, एक टेबल बना ही लो. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया है तो आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे विथ 1 एग्जाम्पल. अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया है तो 5 पॉइंट्स लिखेंगे विथ 1 एग्जाम्पल. ओके, चलो, what are the 3 types of meristematic tissue? Apical, lateral and intercalary meristem. लोकेशन क्या है भाई, अपाइकल की रूट्स एंड शूट के टिप पे होती है और लेंथ ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करती है, देख चुके हैं हम. लैटरल मेरिस्टम कहाँ होती है भाई, सर्कमफरेंस पे होती है. मतलब ही क्या, अगर ये बार्क ऑफ द ट्री ऐसे ऊपर से दिख रहा है तो यहाँ कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी, लैटरल मेरिस्टम होगी बच्चों. और वो क्या करेगा, इस तरीके से, पहले इतना सा ट्री था फिर वो इतना बड़ा हो गया, ऐसे करके वो रिंग्स बनाते जाएगा. कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टम. इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ रूट एंड शूट and increases the thickness or the width of the plant. All right, last but not the least, intercalary meristem. The base of internode or near the node इनका presence होगा, helps in regrowth after cutting and grazing. तो regrowth करवाएगा of plants after cutting and grazing and branching भी करवाता है ये बच्चों. ठीक, now डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तो पता ही होना चाहिए बच्चों. नींद से भी उठा के किसी ने आपको ये 3 टाइप में डिफरेंशिएट करने कहा, आपको आना चाहिए. पहले तो आप ये बताएंगे कि किस तरीके के टिश्यूज ये हैं, मतलब सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है. तो पहले बताओगे परमानेंट है. आप अपना एड्रेस कैसे बताते हैं, पहले प्लॉट नंबर बताते हो, फिर घर का नाम बताते हो या बिल्डिंग का अपार्टमेंट का नाम हो वो बताते हो, फिर इमीडिएट एरिया बताते हो, फिर बड़ी वाली एरिया, फिर सिटी, फिर पिन कोड. राइट, उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें आंसर लिखना होता है. सो पहले आप बताओगे कि ये 3 टाइप के सेल्स, डिफरेंशिएट करने के पहले बताओगे ये 3 टाइप के सेल्स होते कैसे हैं. तो दे आर टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज क्या होंगे वो बता देना थोड़ा सा.
फिर बताओगे पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट देता है, एंड स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस और स्ट्रेंथ देता है। ये तो बेसिक फंक्शन हो गए, ठीक है। अब उसका फीचर्स देखो भाई, किन किन फीचर्स पे आप डिफरेंस बिटवीन कर सकते हो। एक्सपेक्टेड मार्क 3 to 5, तो 3 पॉइंट्स और एक एग्जाम्पल या लोकेशन लिख दो। नेचर ऑफ सेल, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा होते हैं लिविंग सेल बच्चों, स्क्लेरेनकाइमा आर मोस्टली डेड। मोस्टली डेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो नए नए स्क्लेरेनकाइमा फॉर्म होते हैं, यंग जो होते हैं बेचारे, वो डेड नहीं होते, ठीक है। जो यंग यंग सेल्स होंगे जो बस स्क्लेरेनकाइमा बनने जा रहे हैं, पहला कौन सा सेल होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो ही मैच्योर होके परमानेंट टिश्यू बनाएगा। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर होके स्क्लेरेनकाइमा बनाएगा तब वो एकदम स्टार्टिंग में डेड नहीं होगा, जैसे जैसे मैच्योर होता है लाइफ उसको डेड बना देती है। अंडरस्टूड। दूसरा टाइप का फीचर हम देखेंगे सेल वॉल। तो पैरेन्काइमा क्योंकि कुछ स्टोर करने वाला है तो उसकी सेल वॉल थिन होनी चाहिए, वो आगे बढ़ने वाला है। कोलेनकाइमा में अनइवन थिकनेस होती है बच्चों, हम देख चुके हैं बेंडिंग के वजह से पेक्टिन की जो सेल वॉल पे डिपोजिशन होगा उसके वजह से सेल वॉल, उसके वजह से द कोलेनकाइमा टिश्यूज विल बी अनइवनली थिक एट कॉर्नर्स एंड स्क्लेरेनकाइमा को थिक सेल वॉल होती है इसकी लिग्निन से, ठीक है। लिग्निन से उसकी सेल वॉल थिक होती है। मेन फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस, इसका होगा सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्क्लेरेनकाइमा का होगा मैकेनिकल सपोर्ट, आपको पता है ये सारी चीजें। पैरेन्काइमा होता है सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जहां चीजें स्टोर होती है। कोलेनकाइमा यंग स्टेम एंड लीफ का स्टॉक, मतलब ये पेटियोल भी कहते हैं इसे। देन कोकोनट हस्क, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ होगा, कोकोनट हस्क एंड हार्ड सीड कोट। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस एंड द प्रेजेंस ऑफ these 3 types of simple permanent tissues बच्चों, समझ में आया। Now these are some previously asked questions, direct questions भी होते हैं कभी कभी, लेकिन mostly difference between या हर question paper में 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे बच्चों जहां आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, जहां रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। अगर रट भी लेते हो तो पास हो जाओगे, मैं ये नहीं कह रही पास नहीं होगे, लेकिन अगर अच्छे मार्क्स से पास होना है तो कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर लिखने के घाई में मत जाओ, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में है उसको याद करो, जो क्वेश्चन में पूछा है उस तरीके से आंसर करो, राइट। चलो, नाउ डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, एक्सपेक्टेड मार्क्स 3 to 5, वेरी इंपॉर्टेंट। जाइलम एंड फ्लोएम बेस है ये आपका। तो जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, फ्लोएम हमारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का मूवमेंट होगा मेनली अपवर्ड्स। क्यों अपवर्ड्स भैया, जाइलम पानी ट्रांसपोर्ट करता है, पानी कौन खींचता है सॉइल से, हमारी रूट्स खींचती है भाई। तो रूट्स तो होती है नीचे, नीचे से हमें पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पानी पहुंचाना है, तो डायरेक्शन विल बी अगेंस्ट द ग्रेविटी, समझते हो। तो पानी का मूवमेंट होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ही अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स, और इसका होगा फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस। अब ये लीफ है, लीफ को अपने से ऊपर जो ब्रांचेस है उसको भी खाना पहुंचाना है, अपने से नीचे जो रूट है उसको भी खाना पहुंचाना है। तो आप फ्लोएम के लिए एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, फ्लोएम हैज नो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो सकता फ्लोएम का। जाइलम के कंपोनेंट्स देखो भाई, ट्रैकीड्स होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये 4 टाइप के सेल होते हैं। और फ्लोएम में सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, these are the 4 types of tissue of cells which is composing phloem and xylem। जाइलम कैसा होता है, मोस्टली डेड सेल्स होती है जाइलम में, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। याद था बच्चों आपको, हमने ये पढ़ा है कि जाइलम के मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड एक्सेप्ट फॉर पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमा सेल थ्रू आउट द बॉडी लिविंग होगा, जाइलम में हो, फ्लोएम में हो, कहीं भी हो भाई, पैरेन्काइमा सेल्स है मतलब लाइव होंगे। फ्लोएम में मोस्टली लिविंग सेल एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, वो जो फ्लोएम फाइबर होता है वो नॉन लिविंग सेल होता है। ओके चलो,
लास्ट पॉइंट हमारा दिख नहीं रहा है इसके वजह से, तो जाइलम प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्शन। ठीक है, जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट मतलब एकदम डायरेक्ट उसका फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो है उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और इसका है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जिस भी डायरेक्शन से, लीव टू एंटायर बॉडी और इसका होगा रूट टू एंटायर बॉडी। चलो अच्छा, ये हमारे एक्सरसाइज सोल्यूशन नहीं है बच्चों, ये हमारे पीवाईक्यूज ही है। Why is the blood called connective tissue and difference between tendon and ligament? आ गए भाई हम बोन्स के ऊपर। सो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, याद आया कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता था एक्स्ट्रा सेल्यूलरली, करेक्ट, अलग अलग टाइप का, सॉफ्ट मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स, हार्ड मैट्रिक्स, सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। एक्सपेक्टेड मार्क्स 3 to 5 मार्क्स का के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या मतलब, जो किसी पार्ट को कनेक्ट कर रहा हो, वो कैसा टिश्यू हो गया भाई, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड, क्योंकि उसका जो मैट्रिक्स होता है बच्चों वो लिक्विड होता है। So now blood is a connective tissue because it connects different parts of the body by transporting oxygen, glucose, hormones, waste, न जाने क्या क्या, इस वजह से अलग अलग parts of the body are connected, that's why they are known as connective tissue। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैट्रिक्स इनका कैसा होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा। एंड ब्लड कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ये सारे फंक्शंस ना बच्चों हम पढ़ चुके हैं, तो नहीं देखा हो तो जाकर वीडियोस जल्दी जल्दी देख लो, बिकॉज ऑल द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स आर देयर। यहाँ मैं उतने डिटेल में नहीं समझाऊंगी, अगर समझना है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर टिश्यूज इन एक्शन की वीडियोस देखिएगा। नाउ भैया टेंडन एंड लिगामेंट मतलब क्या, तो टेंडन वो है जो मसल को बोन से जोड़ेगा, राइट, मसल पुल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, टेंडन को पुल करेगी, टेंडन बोल को पुल करेगा फ्रॉम द जॉइंट्स। तो मसल कनेक्ट टू बोन एंड लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्शन, राइट। स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होता है टेंडन, ये होता है स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। हेल्प्स इन द मूवमेंट बाय ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। भाई मैंने बताया तुमको, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेंडन को पुल करेगा और फाइनली कौन मूव होगी, बोन मूव होगी। लिगामेंट क्या करता है, होल्ड्स द बोन टुगेदर एट जॉइंट एंड प्रिवेंट डिसलोकेशन। सुना है, कंधा डिसोसिएट हो गया, मतलब ही क्या, दो बोन्स थी उसमें से एक बोन फिसल गई भाई हमारी, डिसलोकेट हो गया, राइट, लोकेशन पे था अपनी, वहां से गिर गया, हट गया, स्लिप हो गया। वो डिसलोकेशन को कौन प्रिवेंट करता है, लिगामेंट प्रिवेंट करता है बच्चों। और मोस्टली ये जो डिसलोकेशन होता है तब होगा जब लिगामेंट ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, देन इज व्हेन देयर विल बी अ बोन इंजरी। चलो डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, अगेन sorry, question says xylem and phloem, but it is differentiate between skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle। तो भाई xylem and phloem नहीं, skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle, इनके बीच में हमें differentiate करना है। तो देखो भाई, तीन टाइप के मसल हम पढ़ चुके हैं बच्चों। स्केलेटल वो जो आपके लिम्स में प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर लिम्ब में प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स हम देख चुके हैं जहां पर इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, जैसे ब्रीदिंग के लिए जो होती है, स्टमक के अंदर जो होती है, चर्निंग करता है जो फूड की, वो सारी मसल्स होती है स्मूथ। और जैसे हमारे एंडोमेट्रियम लेयर एक होती है जो हमारे यूट्रस के अंदर होती है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराती है सो दैट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैपेंस। और दूसरी एक कार्डियक, भाई नाम से ही समझ गया हमको कहाँ होगी, हार्ट के अंदर होगी। सो नाउ स्केलेटल मसल का कंट्रोल कैसा है, देखो, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मतलब अपने दिमाग से सोचते हो। हम देख चुके हैं कि ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय न्यूरॉन्स, दैट्स व्हाई स्केलेटल मसल वॉलेंटरी होता है। मुझे जब हाथ उठाना है मैं उठाऊंगी, जब बैठना है बैठ जाऊंगी, क्योंकि स्केलेटल मसल्स में वॉलेंटरी कंट्रोल होता है। स्मूथ मसल में बच्चों इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। तुम ये नहीं कर सकते कि खाना खा लो और कहो डाइजेस्ट करना ही है तुमको,
या गंदा कुछ बाहर का खा लो और पेट से कहो भाई आज डाइजेस्ट मत करो, मुझे इनडाइजेशन होने वाला है, मैंने सड़क का खाना खाया है तो डाइजेशन आज रहने दो, एक काम करते हैं। ऐसा होता है क्या? नो, बिकॉज स्मूथ मसल्स का कंट्रोल इज इनवॉलेंट्री, ऑल्सो कार्डियक मसल इज ऑल्सो इनवॉलेंट्री। आप कितना भी चाहो कि भाई दिल धड़कना बंद हो जाए, अब इस पॉइंट पे नहीं जीना, but this does not happen because the cardiac muscle control is involuntary, वो आपके वॉलेंट्री मोशन में नहीं आता। दूसरा, लोकेशन अटैच टू बोन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल इज अटैच टू द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, जहां पे अपने तरीके से मूवमेंट हो रहा है, हम उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमको, ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है स्मूथ मसल। कार्डियक मसल होगा हार्ट के अंदर, राइट? हार्ट बीट कर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल। देन स्केलेटल मसल का शेप कैसा होगा? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। कुछ देख चुके हैं हम, ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड होते हैं, और ये होंगे सिलेंड्रिकल एंड इनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। किसके अंदर? कार्डियक मसल के अंदर। तो तीन टाइप के मसल देख लिए। स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल्स जो होता है ना बेटा, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, क्योंकि दिन भर आप वो यूज करते हैं, चलने के लिए पैर यूज करते हैं, लिखने के लिए, उठाने के लिए चीजों को हैंड्स यूज करते हैं, जिसमें होता है स्केलेटल मसल। ठीक है, बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म चाहिए ऐसी सेल्स में। ऐसी सेल्स में होती हैं बहुत सारे न्यूक्लियस। स्मूथ मसल में सिंगल न्यूक्लियस, कार्डियक मसल में भी सिंगल न्यूक्लियस। देन स्ट्राइएशंस, देखो इस तरीके के हमने देखा था, कुछ लाइंस होती हैं जिसे कहते हैं स्ट्राइएशंस। ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होंगी स्केलेटल मसल्स के अंदर। स्मूथ मसल के अंदर ये स्ट्राइएशन एब्सेंट है, लेकिन कार्डियक में ये स्ट्राइएशंस लाइट होती है, बट दे आर प्रेजेंट। एंड स्केलेटल मसल का फंक्शन होगा बॉडी मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, जो आपके लिम्स होते हैं उसके मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपका स्केलेटल मसल है बच्चों। और जो आपकी स्मूथ मसल है वो है मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। आपका स्टमक की चर्निंग हो गई, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन हो गए, ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट है दैट इज गवर्न्ड बाय स्मूथ मसल। एंड कार्डियक मसल क्या करता है बच्चों? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जो हमने देखा था धक धक, राइट? वो होती है बिकॉज ऑफ द रिदमिक मूवमेंट। ऐसा नहीं कि आज आलस में है भाई तो हार्ट धीरे बीट करेगा, है ना, आज संडे है तो हार्ट का भी संडे। नो, इट इज a rhythmic movement and they never lose their rhythm. चलो, describe the structure and function of a neuron and how does the nervous tissue help in coordination. ठीक है, न्यूरॉन दिखता कैसा है और कोऑर्डिनेशन में उसका क्या फंक्शन है, आओ चलो देखेंगे। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जैसे हमने कहा था सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब ही क्या? हमारे नर्वस सिस्टम को एक स्ट्रक्चर देता है, और नर्वस सिस्टम का फंक्शन भी कौन कैरी आउट करेगा? ये न्यूरॉन कैरी करेगा। पार्ट है, तीन पार्ट देखे थे, एक हेड रीजन जिसे कहते हैं हम सेल बॉडी, डेंड्राइट्स होते हैं, और एक्सॉन होता है, राइट? नीचे एक्सॉन होगा, ऐसा कुछ देखा था हमने। तो दिस इज योर एक्सॉन। यहां पर ऐसे सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में होगा न्यूक्लियस। तो ये सेल बॉडी, ये है डेंड्राइट्स, और ये है आपका एक्सॉन, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इस तरीके से न्यूरॉन दिखता है। तो पार्ट्स भी मेंशन कर लिए। सेल बॉडी कंटेन्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेल बॉडी है उसमें न्यूक्लियस होता है, और यहाँ क्या होगा? बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था, जैसे एंटीना क्या खींचता है अपने तरफ, एंटीना गेट्स द सिग्नल्स वगैरह, तो उसी तरीके से जो पीछे वाला न्यूरॉन, जो आगे वाला न्यूरॉन पीछे सिग्नल फेंकता है, वो सिग्नल कैच कौन करेगा? इसी तरीके के एंटीना तरीके से दिखने वाले सेल्स, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट सेल्स। और ये किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे भाई? सेल बॉडी के ऊपर। तो डेंड्राइट रिसीव मैसेज फ्रॉम अनदर न्यूरॉन्स,
एक्सॉन क्या करता है, ये एक्सॉन क्या करता है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर। वही अब अपन ने सिग्नल कैच कर लिया, उसको टीवी तक कैसे भेजोगे, थ्रू वायर्स, राइट। तो वो वायर की तरह काम कौन करता है, तो हमारा एक्सॉन कैरीज द इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो यहाँ पे इंपल्स आया, सिग्नल आया, सिग्नल डेंड्राइट ने क्रॉस किया, सिग्नल कुछ इस तरीके से आगे बढ़ने लगा, इस तरीके से। किसके थ्रू आगे बढ़ रहा है सिग्नल, थ्रू एक्सॉन। तो सिग्नल किस तरीके से आगे बढ़ता है, थ्रू एक्सॉन। nervous tissue help the body in receiving, transmitting and responding to a message। तीन टाइप की चीजें लिखनी है बच्चों। पहले तो न्यूरॉन्स रिसीव भी करते हैं सिग्नल, ट्रांसमिट मतलब दूसरे को इस तरीके से पास भी करेंगे और रिस्पॉन्ड भी करेंगे। हमने अगर गरम तवे को छू लिया तो मैसेज गया हमारे ब्रेन तक, हमारे ब्रेन ने क्या जनरेट किया, एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होगा, हाथ हटाना इज रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स भी न्यूरॉन के थ्रू ही जाता है, सिग्नल भी न्यूरॉन के थ्रू और रिस्पॉन्स भी न्यूरॉन के थ्रू जाएगा। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अलोंग विद द मसल। तो हमने देखा था कि नर्वस टिश्यू अपने स्केलेटल मसल से जुड़ा हुआ है, तो वो मसल्स को भी कंट्रोल करेगा और बाकी भी जो मूवमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स है उसको भी कौन कन्वर्ट करता, कौन कनेक्ट करता है, इज आवर नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी हार्मोन रिलीज, राइट। जैसे कब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कैसे चीजें वर्क करेगी, थोड़ा उसमें न्यूरॉन का भी पार्टिसिपेशन होता है। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, and I hope that you have seen all the lecture materials before you jump to the question and answer series. So इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सारे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, यू नेम इट, हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आएंगे, किस तरीके से आंसर्स फॉर्मुलेट करना है वो भी आपको बताएंगे, and all the concepts will be crystal clear with yours truly, Yashashree Academy. So thank you for joining.